नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आरके एस एजुकेशन ऑफिशियल में। तो साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बीपीएससी ट्री 4.0 के जो वैकेंसी जो सितंबर में आने वाली है, जिसकी घोषणा शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी के द्वारा की जा चुकी है। तो बहुत से लोगों को, बहुत से कैंडिडेट, बहुत से साथियों ऐसे सोच रहे हैं कि जब वैकेंसी आएगा तो उस समय हम जो भी पर्याप्त डॉक्यूमेंट लगेगी वो हम डॉक्यूमेंट बनवा लेंगे, या हमारे पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट है। तो साथियों, फॉर्म आने का इंतजार मत कीजिए। फॉर्म आने से पहले ये चेक कर लीजिए कि जो हमारे पास आवश्यक दस्तावेज होना चाहिए, जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो हमारे पास है कि नहीं है। तो चलिए आज हमको बताने जा रहे हैं कि क्या का आपको आवश्यक दस्तावेज चाहिए, क्या का डॉक्यूमेंट चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हैं कि फॉर्म जब आएगा तो हम डॉक्यूमेंट बनवा लेंगे, अब फॉर्म आएगा आपका डॉक्यूमेंट क्लियर ही नहीं हो पाया, तब क्या कीजिएगा। तो जरा सोचो कि तब क्या कीजिएगा। फॉर्म बार बार नहीं आता है। एक बार फॉर्म जब छूट गया तो उसके बाद मालूम चलता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट की कितना अहमियत है। दूसरी बात, एक तो पहले बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो चुकी है। बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो गई है। उसके लिए अगर आपके पास आरक्षण से संबंधित, डोमिसाइल नीति से संबंधित अगर प्रमाण पत्र नहीं होगा तब क्या कर पाइएगा। तब तो आपके पास मात्र 15% लगभग सीट बचेगा। तो चलो देखते हैं कि क्या क्या आवश्यक दस्तावेज चाहिए। तो सबसे पहले मैट्रिक 10th पास मार्कशीट सर्टिफिकेट। दूसरा है 12th, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। इन सभी का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि सबके पास पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, सबके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। मतलब जो जो अप्लाई करेंगे उसके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब देखिए किसके पास क्या होना चाहिए। मैट्रिक का सर्टिफिकेट तो सबके पास होना चाहिए। मैट्रिक का सर्टिफिकेट तो सबके पास होना चाहिए। उसके बाद और क्या आपको चाहिए, बीएड, बीएड और डीएलएड। मतलब 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ आपको बीएड और डीएलएड की सर्टिफिकेट चाहिए। जो जिसके लिए आवेदन करेगा उसके लिए रहेगा। अगर कोई 1 से 5 तक आवेदन करता है, कोई अगर 1 से 5 तक आवेदन करता है तो उसके लिए 12th आप प्लस क्या चाहिए, डीएलएड। अगर कोई 6 से 8 तक, 6 से 8 तक करता है तो उसके लिए ग्रेजुएशन के साथ या तो बीएड होना चाहिए या डीएलएड होना चाहिए। ये तो हो गया। अगर कोई 10th तक करता है, 9th 10th का, तो उसके साथ ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना चाहिए। कोई अगर 11वीं 12वीं का टीचर बनना चाहता है तो उसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना चाहिए। ये तो हो गया शैक्षिक योग्यता। उसके बाद और है सीटेट और स्टेट सर्टिफिकेट। तो देखिए सीटेट में 2 पेपर होता है। सीटेट में 2 पेपर होता है, पेपर फर्स्ट और पेपर 2। अगर जो 1 से 5 तक के टीचर बनना चाहते हैं उसके पास सीटेट पेपर 1, और जो 6 से 8 तक बनना चाहते हैं उसके पास पेपर 2, और जो जो 1 से 5 और 6 से 8 तक टीचर बना तो उसके पास दोनों सर्टिफिकेट होना चाहिए। वही देखते हैं। तो देखते हैं कि एक है बी स्टेट। स्टेट में भी 2 पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो 9th 10th के टीचर बनना चाहते हैं उसके पास पेपर 1 होना चाहिए। जो 11वीं 12वीं के टीचर बनना चाहते हैं उसके पास पेपर 2 होना चाहिए। और जो दोनों का टीचर बनना चाहते हैं उसके पास दोनों का होना चाहिए। ये तो हो गया। तो लगभग यहां तक तो सर्टिफिकेट
जो टीचर बनने की सोच रहे हैं, जो बीएड कर चुके हैं, डीएलएड कर चुके हैं, तो उनके पास तो ये तो सर्टिफिकेट होगा, यहां तक तो होगा ही, क्योंकि जब बीएड डीएलएड सीटेट स्टेट क्वालिफाई होंगे तभी इसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन इस बार बिहार में जो डोमिसाइल नीति लागू है, तो वहां लगभग 85%, 84.4% जो सीट है बिहार के स्थायी निवासी के लिए रिजर्व है। तो बहुत से लोग सोच रहे हैं कि फॉर्म आएगा, हम फॉर्म भर देंगे। अगर फॉर्म आ गया, अगर आपका आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बन पाया, अगर आपका आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बन पाया, तो आप तो इस श्रेणी में ही आइएगा, आपके पास मात्र 15.6% सीट ही बचेगा। आपको इसी सीट में फाइट करना पड़ेगा। तो जो कैंडिडेट सोच रहे हैं कि जब फॉर्म आएगा तब हम डॉक्यूमेंट बनवाएंगे, तो वो उनका सोचना गलत है। फॉर्म आने से पहले आपने सभी जो आवश्यक दस्तावेज है वो पूरा कर ले। तो चलिए पहले देखते हैं कि सबसे जो मेन है ये है आवासीय प्रमाण पत्र। क्या है? आवासीय प्रमाण पत्र। आवासीय प्रमाण पत्र। अब देखिए, आवासीय प्रमाण पत्र उन सभी के लिए आवश्यक है जो बिहार का स्थायी निवासी है। अगर कोई बिहार का स्थायी निवासी होते हुए भी अगर ये प्रमाण पत्र नहीं देते हैं, आवासीय प्रमाण पत्र नहीं देते हैं, तो उनको बिहार का निवासी नहीं माना जाएगा। तो फिर सोचिए क्या होगा। तो जब बिहार का निवासी नहीं माना जाएगा, तो जो डोमिसाइल नीति लागू है, जो आरक्षण है, जो रिजर्वेशन है, वो तो नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि जिसके पास अभी तक आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बना है, वो फॉर्म का इंतजार मत करे कि कब आएगा, सबसे पहले अपना आवासीय प्रमाण पत्र बनवा ले। यहाँ जो जनरल के कैंडिडेट है, जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है, वो भी ध्यान दे। वो सोच रहे होंगे कि हम तो जनरल कैटेगरी से हैं, हमको आवासीय प्रमाण पत्र की क्या जरूरत है, हम तो ऐसे भी जनरल में आते हैं। तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जो डोमिसाइल नीति लागू है, डोमिसाइल नीति जो लागू है, तो उसमें क्या होगा, जब आप बिहार का स्थायी निवासी नहीं होंगे तो आपके पास कितना सीट बचेगा? 15.6% सीट बचेगा। तो जनरल कैंडिडेट के लिए भी जो बिहार के निवासी है वो अपना आवासीय प्रमाण पत्र जरूर बनवा कर रखे। दूसरी बात, जो महिलाएं हैं, विवाहित महिलाएं, विवाहित महिलाएं, इन लोगों का समझ ज्यादा कंफ्यूज है कि वो अपना निवास प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र अपने पति के यहाँ के नाम और पता से बनवाएं कि अपने पिता के नाम और पता से बनवाएं। तो साथियों, जो विवाहित महिलाएं हैं वो अपना जो प्रमाण पत्र है पिता के नाम से बनवाएं, पिता के नाम से, और पिता के पता से। जो भी विवाहित महिलाएं हैं उसको ध्यान देना है कि वो आवासीय प्रमाण पत्र, अगर वो बिहार के स्थायी निवासी है तो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है उसको आवासीय प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो अगर बिहार के स्थायी निवासी है तो उनको आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना है, और उसमें जो विवाहित महिला है वो पिता के नाम से बनवाए, पिता के पता से, न कि पति के नाम से और पति के पता से। बहुत सी महिलाएं क्या कर देती है, अपना आवासीय प्रमाण पत्र पति के नाम से बनवा देती है। हो सकता है जो महिलाएं हो यूपी की हो, झारखंड की हो, बंगाल की हो, उसका शादी हुआ बिहार में, तो पति के नाम से बनवा लेगी। तो वो सोचे कि हम पति के नाम से बनवा लेंगे, हम वहां का स्थायी निवासी मान जाएंगे। जी ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अगर अस्थायी निवासी पिता के नाम से होगा, अगर उसका जन्म बिहार में हुआ होगा या उनके पिता बिहार का स्थायी निवासी होंगे, ऐसे कैंडिडेट को बिहार का स्थायी निवासी माना जाएगा। दूसरे बात देखते हैं, आवासीय प्रमाण पत्र के बाद, आवासीय प्रमाण पत्र के बाद
जाति प्रमाण पत्र, जाति, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। यहां भी देखिए जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एसटी एससी के जो भी कैंडिडेट होंगे वो अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा ले, क्योंकि अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा तो उसको एसटी एससी होने का या किसी भी जाति से होने का उसको कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। और जब उसका आरक्षण नहीं मिलेगा तो क्या होंगे, उनके कोटी में जितने सीट है उससे तो वंचित हो जाएंगे, उनको फाइट किया जाएगा जनरल सीट से। अगर वो आवासीय प्रमाण पत्र भी नहीं बनाए तो इससे भी गए, वो सीधे कहाँ काउंट होंगे, 15.6% सीट पर, जो अदर स्टेट के लिए सबके लिए बचा है उस सीट पे बचेगा, तो वो भी बनवा ले। एनसीएल, जिसके पास अभी तक एनसीएल नहीं बना है वो एनसीएल बनवा ले, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, जितने ओबीसी कैंडिडेट है वो एनसीएल बनवा ले। उसके बाद ईडब्ल्यूएस, जो भी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है वो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा ले। हाँ, और एक चीज, बहुत से कैंडिडेट, बहुत से साथियों का हमसे बार बार प्रश्न किया जा रहा है कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, जो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है उसका वैलिडिटी क्या होता है। ये सबसे मेन क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बार बार कैंडिडेट्स, बार बार छात्र हमसे पूछ रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है वो क्या होता है। तो साथियों देखिएगा, जब आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जब बनवाए होंगे तो वहां फाइनेंशियल ईयर लिखा होगा, फाइनेंशियल ईयर लिखा होगा, जिस पर लिखा होगा 2024 से 2025। ऐसे ना लिख, ऐसे भी लिखा होगा 2023 से 2024। ऐसे ना लिख, ऐसे भी लिखा होगा जो नया बनवाए होंगे 2025 से 2026। ये फाइनेंशियल ईयर हो गया। अब देखिए फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब से होता है। फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। मतलब कि मान लीजिए कि 2024 और 25 का मतलब क्या होगा कि 2024 के 1 अप्रैल से 2025 तक, 2024 के 1 अप्रैल से 2025 तक, तो मतलब कि जिसके प्रमाण पत्र पर जो भी ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र बनवा रखे हैं उस पर 2024 से 25 लिखा होगा तो उनका ईडब्ल्यूएस किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये आपके आय पर निर्भर करता है और आय एक फाइनेंशियल ईयर पर बनता है। तभी जितने भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है वो 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाए, यानी इनका सर्टिफिकेट जो है 1 अप्रैल 2025 के बाद बना होना चाहिए। अगर 1 अप्रैल 2025 से पहले आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना है तो वैसे कैंडिडेट क्या करे कि फिर नया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा ले। कहीं ऐसा ना हो कि आप इसके पहले वाले ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तो से तो फॉर्म तो भर दीजिएगा, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं आपको डीवी में छाट न दिया जाए, डीवी में रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर क्या कीजिएगा। तो जो भी ईडब्ल्यूएस से कैंडिडेट है वो अपना जो सर्टिफिकेट है 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में बनवाए, जिसका वैलिडिटी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक रहेगा। तो ईडब्ल्यूएस वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो ध्यान दे। उसके बाद अब आप लोग पूछेगा कि ये क्यों नहीं चलेगा, ये क्यों नहीं चलेगा, ये क्यों नहीं चलेगा। तो हम बता दें कि जो ईडब्ल्यूएस को क्या बोला जाता है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग।
तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी जो आपको किस आधार पर दिया जा रहा है रिजर्वेशन, आरक्षण किस आधार पर दिया जा रहा है, क्योंकि आपको आर्थिक रूप से कमजोर माना गया है। अब आर्थिक रूप से जब कमजोर माना गया तो एक किस पर निर्भर करेगा, आय पर, और जो आय की गणना होती है एक फाइनेंशियल ईयर में होती है, तो इसलिए जो फाइनेंशियल ईयर है उसी फाइनेंशियल ईयर के अनुसार आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना है। अब यहाँ पर और ध्यान देना है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में अगर विवाहित महिला है तो वो कैसे बनवाए। विवाहित महिला है तो देखिए, जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, जो ईडब्ल्यूएस का, अगर विवाहित महिलाएं हैं, क्या है, विवाहित महिलाएं हैं, तो अपना आय प्रमाण पत्र पति के नाम से, पति के नाम से तथा पति के पता से बनेगा। क्योंकि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने में सबसे पहले आय लगेगा। अगर वो विवाहित महिला है तो अपना आय प्रमाण पत्र पति के नाम से और पति के पता से बनवाएगी। लेकिन जब ईडब्ल्यूएस बनवाएगी तो वहां बनेगा पिता के नाम से, पिता के नाम से तथा पिता के पता से। अब तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि आय बनवाए हम पति के यहां से, पति के नाम से, और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाए पिता के नाम से। तो जी हाँ, बिहार सरकार की जो रूल है इसमें यही बोला गया है कि जो विवाहित महिला है उसकी जो आय की संपत्ति होगी, उनका पति के जो संपत्ति होगा उस पर हक है, इसलिए इनका आय प्रमाण पत्र उनके पति के नाम से और पति के पता से बनेगा। लेकिन जो आरक्षण की कोटि में लाया जाएगा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना होगा, तो फिर उनको पिता के नाम से तथा पिता के पता से बनेगा। यह तो साथियों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कहीं कंफ्यूज हो, कहीं डाउट हो, तो हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। उसके बाद देखते हैं कि और एक है स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी के प्रमाण पत्र। ये जिसके लिए लागू होगा वो सर्टिफिकेट जमा करेंगे। इसके बाद है दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र, ये भी जिसके लागू होगा वो जमा करेंगे। तो साथियों, सब तो सर्टिफिकेट आपके पास होगा, लेकिन ये सर्टिफिकेट एक बार जरूर देख लेना, क्या हमारा सर्टिफिकेट वैलिड है या अनवैलिड हो गया है। अगर अनवैलिड हो गया है तो फॉर्म आने का इंतजार मत कीजिए कि जब फॉर्म आएगा तो हम बनवाएंगे, आप फॉर्म भरेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि फॉर्म आ जाए और आपका सर्टिफिकेट बनेगा ही नहीं, और जब बनेगा ही नहीं तो डोमिसाइल नीति से वंचित रह जाइएगा, और जब वंचित रह जाइएगा तो 85% सीट तो गया आपका, बचेगा 15%। 15% में क्या कर सकते हैं, उसके तक बहुत टफ कंपटीशन देना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसे कैंडिडेट जो सोच रहे हैं कि ही प्रमाण पत्र बनवाएंगे आएगा तो वैसे कैंडिडेट अपना आवासीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, एनसीआर प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र ये जल्द से जल्द बनवा ले, फॉर्म आने का इंतजार मत करे। आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलते हैं हम अगले वीडियो में।